Good morning students. Today I will teach you thermal effect of current in electricity. ये किसी इसका मतलब ये हुआ किसी प्रतिरोध तार में जो प्योर हो, ये सारे एलोड होते हैं, किसी प्रतिरोध तार में धारा प्रवाहित करने पर प्रतिरोध तार गर्म होकर ऊष्मा देता है, ऊष्मा देता है। यही विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है, तापीय प्रभाव है। देखो, किसी सुचालक तार, मान लो प्रतिरोध तार ये है, अगर इस प्रतिरोध तार में हम किसी स्रोत से हम क्या प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा। मान लो बैटरी है, ये बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये तार जो है क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, यानी हीट गर्म हो जाएगा। और गर्म हो करके ये क्या प्रोड्यूस करेगा, क्या रिलीज करेगा, ऊष्मा। और इसी को हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। यानी जब किसी सुचालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह तार गर्म होकर के ऊष्मा प्राप्त करता है। जैसे मान लो इसके अगर एग्जाम्पल पूछे, जैसा कि बोर्ड में पूछ लेते हैं कि राइट टू नेम्स ऑफ द इक्विपमेंट्स विच वर्क ऑन थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट, यानी जो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर काम करते हैं। तो उसके लिए हम एग्जाम्पल ले सकते हैं इलेक्ट्रिक हीटर। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, हीटर का मतलब जो ऊष्मा देता है, और इलेक्ट्रिक प्रेस, ये भी मतलब विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम करती है। और तीसरा ले सकते हैं हम इलेक्ट्रिक गीजर, ये भी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम करती है। अब होता क्या है, जैसे हमने मान लो कोई हीटर के तार जो हीटर में लगे हुए हैं, ये तार जो होते हैं नाइक्रोम यानी मिश्र धातु के बने हुए होते हैं। अब इनमें जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ये तार कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और गर्म होकर के क्या प्रदान करेगा, ऊष्मा प्रदान करेगा। तो ये किस सिद्धांत पर काम करता है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है। अब मान लो ऐसे ये क्यों गर्म हो गया, ये जब ऊष्मा यानी विद्युत धारा जब इन तारों में प्रवाहित होती है तो तार के जो तत्व होते हैं उनमें आयन जो हैं प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं, यानी बाधा उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं, बाधा, बैरियर उत्पन्न करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। बाधा उत्पन्न करने के कारण क्या होता है, उस तार को, उस रेजिस्टेंस वायर को कुछ कार्य करना पड़ता है। और कार्य करने की परिणति ये होती है कि वो किस में चेंज हो जाती है, हीट में चेंज हो जाती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो है थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट के प्रिंसिपल पर ही काम करता है। उसी प्रकार से मतलब इलेक्ट्रिक प्रेस काम करती है, और इलेक्ट्रिक गीजर जो पानी करने का इक्विपमेंट होता है वो काम करता है। अब जब गर्म हो जाता है हमारा तो मतलब उसमें क्या होता है, तो सिद्धांत जो हमारा लगेगा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का सिद्धांत। यानी फिर समझ लो, जब किसी प्रतिरोध तार में जो प्योर होता है उसमें मतलब हमारी विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो तार गर्म होकर के ऊष्मा प्रदान करता है
और इसी को विद्युत धारा का तापीय प्रभाव या थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। अगर मान लो ये प्रतिरोध R है, रेजिस्टेंस क्या है उसमें, R है। इफ रेसिस्टेंस इज R, यानी उसका तार का जो चालक तार लिया है, जो प्रतिरोध तार लिया है, उसका प्रतिरोध क्या है, R है। अब इसमें क्या प्रवाहित की थी, धारा। तो फ्लोइंग करंट जो हो गया, फ्लोइंग करंट I है, ये किसके बराबर है, I के बराबर है। तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस रेंज जो होगा वो क्या होगा हमारा, V होगा, यानी वोल्टेज। यानी जब धारा प्रवाहित करेंगे किसी में तो दो बिंदुओं के मध्य उत्पन्न विभवांतर को ही ये पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ये हमारा क्या हो गया, V हो गया, यानी ये पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड होगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या डेवलप्ड होगा, V प्राप्त होगा हमारा। इफ चार्ज क्या होगा हमारा, Q होगा। चार्ज से मतलब यानी पिछले चैप्टर, इसी चैप्टर में बताया था कि जब किसी इलेक्ट्रिक वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो वही हमारा चार्ज होता है, यानी कि आवेश। ये क्या है, धारा। ये क्या है, प्रतिरोध। और ये V क्या है, विभव, यानी विभवांतर। ये क्या उत्पन्न हो गया, विभव उत्पन्न हो गया। और टाइम लगता है V, टाइम इज इक्वल टू हो गया T। अब ये T टाइम में Q आवेश प्रवाहित होते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका फॉर्मूला तुम्हें ड्राइव करना है, डेरिवेट करना है। तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू वी क्यू, यानी विभव जो बराबर होगा, विभव ये किया गया क्या हो गया, कार्य जो बराबर होगा वो विभव इंटू आवेश के बराबर होगा। यानी विभव इंटू आवेश के गुणनफल को ही हम किया गया कार्य कहते हैं। या किया गया कार्य जो होता है वो विभव यानी V आवेश यानी Q के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब ये Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू होता है IT, Q इज इक्वल टू IT। अब इसमें से अगर हम Q को हटा दें, यानी Q के स्थान पर अगर हम IT रख दें, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा W इज इक्वल टू V इंटू IT। क्या हो जाएगा, V इंटू IT हो जाएगा। अब अगर हम रखें ओम के नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ये V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू हो जाएगा RI। ये कहाँ से आया V इक्वल टू RI, ओम के नियम में मैंने तुम्हें पहले बताया था, ओम का नियम फाइनलाइज किया था, R इज इक्वल टू V अपॉन I। अब इसमें अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो V बराबर हो जाएगा RI के, वहाँ से लेंगे। अब इस इक्वेशन में Q की वैल्यू यानी V की वैल्यू जो है RI रख दें, यानी V को हटा दें और V के स्थान पर क्या रख देंगे, RI। तो किया गया कार्य जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, RI इंटू IT। इसको फाइनलाइज करें तो W इज इक्वल टू हो जाएगा I स्क्वायर RT। अब किया गया कि जो कार्य जो है उसकी परिणति हमें किसके रूप में प्राप्त होती है,
ऊष्मा के रूप में प्राप्त होती है। यानी कार्य जो है, कार्य क्या था, जब किसी सुचालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वे तार गर्म होकर के ऊष्मा प्रदान करता है। अब ये ऊष्मा प्रदान करने का मतलब क्या हो गया, हीट। तो हीट प्रोड्यूस होगी, तो इसको हम H = I² RT से संबोधित करेंगे। यानी कभी भी तुम्हें कोई सवाल दे दे तो हीट निकलवाए उस तार में, प्रतिरोध तार में, तो वो I² RT के सूत्र से प्राप्त करोगे। अब यहाँ पर मैं तुम्हें बता दूँ, जो I है, I क्या है, धारा, R क्या है, प्रतिरोध। ये डेफिनेशन मैंने पिछली बार बताई थी कि किसी चालक का प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो चालक में उत्पन्न होने वाली बाधा को ही चालक का प्रतिरोध कहते हैं। एक होता है T = होता है टाइम यानी समय, और एक होता है H यानी H क्या होती है, ऊष्मा, हीट। अब ये ध्यान रखना, तुम कोई सवाल अगर आ जाए तो पहचानोगे कैसे कि ये I है, R है, T है और H है। यह 4 फैक्टर दिए हुए हैं, यानी 4 वेक्टर दिए हुए हैं। 4 वेक्टर में यानी 3 तुम्हें नॉन होंगे और 1 अननोन होगा। नॉन कोई से भी हो सकते हैं, लेकिन पहचानोगे कैसे, किसी प्रतिरोध तार में उत्पन्न ऊष्मा को ज्ञात करो तो डायरेक्ट सूत्र लिखा हुआ है H = I² RT। लेकिन ये देख लेना, यहाँ कोई गिनती लिखी हुई है, यानी अंक, यानी कोई डिजिट लिखा हुआ है। अगर डिजिट लिखा हुआ किसी गिनती के संग में, और वो गिनती के संग में एम्पियर शब्द क्या लगा है, एम्पियर, तो समझ लेना कि I का मान है। अगर किसी गिनती के संग ओम न लिख करके वो ये सिंबल भी ओमेगा दे सकता है, तो समझ लेना ये किसका मान है, ये R का मान हो जाएगा। अगर समय देगा तो गिनती के संग में क्या देगा, सेकंड, तो वो T का मान है। अगर गिनती के संग में जूल लिखा हुआ आ जाए, जूल ऊष्मा का मात्रक है, जूल लिखा हुआ आ जाए तो समझ लेना वो H का मान दे दिया। अब ये तो गिनती को न्यूमेरिकल में पहचानने की बात है, लेकिन इसमें मतलब क्या, अगर और कोई H के अलावा और कोई निकलवाए, अगर बहने वाली धारा निकलवाए, तो जैसे मैंने क्या लिखा था, I² क्या लिखाया था, हाँ, I² RT = H यानी ऊष्मा। अब तुम्हें I निकालनी है, यानी बहने वाली धारा निकालनी है, तो I² हो जाएगा H/RT। यानी इसको रोक लो और ये RT जो है सामने वाले के नीचे आ जाएगी H के, लेकिन निकालना है तुम्हें धारा। यहाँ धारा का क्या है, स्क्वायर है, तो I जो होगा वो √H/RT। ये सवाल अक्सर न्यूमेरिकल बोर्ड में पूछ लेते हैं, ये ध्यान रखना। तो इससे हम धारा का मान भी निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से अगर प्रतिरोध निकलवाता है, यानी रेजिस्टेंस निकलवाता है, तो R को रोक लो, समय निकलवाता है तो T को रोक लो, बाकी दोनों राशियां जो हैं वो H के नीचे आ जाएंगी, ये ध्यान रखना। अब इसके बाद आता है थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट। एक लॉ है, थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट, यानी जूल का तापन नियम, लॉ ऑफ थर्मल इफेक्ट लॉ ऑफ थर्मल इफेक्ट ऑफ जूल। जूल का तापन नियम, जूल का तापन नियम, ये अगर तुमसे अक्सर बोर्ड में ये पूछते हैं
कि व्हाट इज द लॉ ऑफ थर्मल इफेक्ट ऑफ द जूल, जूल का तापन नियम क्या है, जूल का तापन नियम क्या है। और इसके लिए वो शर्त भी पूछ लेता है, इनकी शर्तें बताओ। तो शर्तें ध्यान रखना, ये जैसे ये तुमने लिखा हुआ है H इक्वल टू, अभी लिखा था ना H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब इसमें चूंकि ये तो जूल का तापन नियम से हीट हो गई, अब इसमें ये धारा है, ये क्या है, प्रतिरोध है, प्रतिरोध है, और ये टी क्या है, समय है। अब ये तीन नियम इसलिए बनते हैं, तो तीन नियम की जो शर्तें हैं, वेटेज हैं, वो क्या क्या होंगे वो मैं लिख रहा हूँ। जूल के तापन के नियम का कब माना जाएगा, यानी ये फॉर्मूला कब लागू होगा, तो इसके लिए तीन बातें दी हुई हैं। स्क्वायर ऑफ करंट इज प्रोपोर्शनल ऑफ हीट, यानी धारा का जो स्क्वायर होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हीट के। तो पहला नियम ये बनेगा कि मतलब जो जूल के तापन नियम की पहली शर्त ये हो गई कि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर, ये पहला हो गया। अब दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम क्या है, लॉ क्या है, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R, यानी धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। तो प्रोपोर्शनल ऑफ R यानी रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल ऑफ हीट। प्रोपोर्शनल का मतलब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर हम ऐसे यहाँ भी समझो पहले नंबर का, अगर हम प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ, अनुक्रमानुपाती। अब अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या है कि अगर हम धारा का मान बढ़ाते जाएंगे, यानी एम्पियर का मान बढ़ाते जाएंगे तो H भी बढ़ता जाएगा, और धारा का मान अगर हम कम करते जाएंगे तो H जो है वो घटता हुआ चला जाएगा। इसी प्रकार दूसरे नियम से रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा बढ़ेगा हीट का प्रोड्यूस भी उतना ही ज़्यादा होगा। रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब क्या है, बाधा। उस बाधा को पार करने में हमें काम करना पड़ेगा, और काम करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हीट ज़्यादा उत्पन्न करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर एक आदमी की एक से लड़ाई होती है तो इसका मतलब है वो हीट तो अपनी ताकत तो लगाएगा, यानी ऊष्मा तो उत्पन्न करेगा, लेकिन कर लिया। अब उसके मुकाबले दो आदमी आ गए तो उसको ज़्यादा ताकत यानी ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ेगी। आदमी बढ़ते जाएंगे, हीट ज़्यादा होती जाएगी। उसी प्रकार से प्रतिरोध जितने ज़्यादा बढ़ता जाएगा हीट का मान भी बढ़ता जाएगा। और तीसरा है H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, यानी समय के अनुक्रमानुपाती, समय के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती यानी इज प्रोपोर्शनल टाइम इज प्रोपोर्शनल, ये निशान लगता है तो टाइम इज प्रोपोर्शनल किसके, हीट के। यानी ज़्यादा समय तक धारा, सीधा हिसाब है, ज़्यादा समय तक धारा प्रवाहित करते हैं रेजिस्टेंस वायर में तो इसका मतलब है हीट बढ़ती जाएगी। अब कम समय के लिए धारा प्रवाहित करते हैं तो हीट जो है हमारी वो कैसी होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये नियम जो कहलाते हैं वो मतलब ऑल द, लास्ट में लिख देना है तुम्हें, ऑल द 3
rules are called Joule's law of heating. Joule's law of heating, यानी ये कह दोगे ये जो 3 नियम बताए थे तुम्हें कि ऊष्मा जो होती है वो बहने वाली धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। दूसरा बताया था कि ऊष्मा जो होती है वो चालक तार के प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होती है। तीसरा ये बताया था ऊष्मा जो होती है वो समय के अनुक्रमानुपाती होती है। यही 3 नियम जो हैं जूल का तापन नियम क्या कहलाते हैं? जूल का तापन नियम। जूल के तापन नियम यही 3 नियम जूल के तापन के नियम हैं, तापन नियम हैं। ये लास्ट में लिख करके आना है। और इन तीनों को मिलाकर के जूल का कौन सा नियम बनेगा? तापन नियम, यानी थर्मल इफेक्ट। अब वो ही फॉर्मूला बन जाएगा तुम्हारा अगर फ्रॉम इफ वी टेक द इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, तो तुम्हारा इन तीनों को मिला करके क्या बन जाएगा? देखो H तीनों में एक सा है, ये H एक बार लिखेंगे। ये इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी समानुपाती का निशान एक से हैं तीनों में ये। अब सब में जो अलग अलग है वो इसके आगे लिख देते हैं, I स्क्वायर आर टी। अब यहाँ पर हम जो है इसको इक्वल टू में चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाता है I स्क्वायर आर टी। ये फॉर्मूला जो निकल के आएगा इसके आधार पर वही आ जाएगा जो पहले बताया था। इसके आधार पर अगर कोई सवाल तुम्हें देते हैं तो उसको आसानी से कर सकते हो। अब एक आती है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर यानी विद्युत शक्ति। हाँ, अब ये इलेक्ट्रिक पावर यानी विद्युत शक्ति, तो वर्क डन पर सेकंड व्हेन करंट फ्लो थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। यानी जब किसी सुचालक तार में, जब किसी सुचालक तार में, यानी प्रतिरोध है यहाँ पर, सुचालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो कार्य होगा। और कार्य करने की शक्ति को तो जाती है, तो कार्य करने की शक्ति को, कार्य करने की शक्ति को हम विद्युत शक्ति कहते हैं। यह कार्य करने की यहाँ क्षमता लिख लेना, कार्य करने की क्षमता को, एक ही बात है हालांकि, क्षमता को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड द वर्ड ऑफ पी, यानी पावर। पावर की वजह से ये क्या शब्द आ गया इसका? पी। तो कार्य करने की शक्ति को हम जो क्या कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को हम विद्युत शक्ति से कहते हैं। इसे सिंबल क्या प्रदान करते हैं? पी। तो पी निकालने का जो फॉर्मूला हम लगाएंगे तो पी इक्वल टू होता है W/T। कार्य का मात्रक क्या है? जूल। तो ये कार्य करने की शक्ति को अगर हम विद्युत, कार्य करने की क्षमता को जो है अगर हम विद्युत शक्ति कहते हैं तो हमारा P इक्वल टू जो हो जाएगा वर्क अपॉन टाइम, यानी वर्क, हमने जो काम किया। अब हमने देखा कि विद्युत, जब प्रतिरोध तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो तार हो जाता है गर्म
और गर्म होना भी क्या है, एक तरह से कार्य है, यानी वर्क डन। यहाँ के लिख देंगे वर्क डन, या इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू, यहाँ लिख दो वर्क डन। और जितने समय काम किया गया था वो समय, तो इलेक्ट्रिक पावर PO यानी P इज इक्वल टू हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा W और टाइम हो जाएगा T हो जाएगा। अब अगर मान लो ये कह दें 10 यानी इस प्रकार 10 द पावर गिवन टू द रेसिस्टेंस तो ये हो जाएगा P इक्वल टू W अपॉन T, तो ये आ गया। अब ये W बराबर क्या होता है, W इक्वल टू होता है, यहाँ लिख देना है चूंकि W इक्वल टू VIT। अभी तुमने जूल के तापन नियम में यानी थर्मल पावर ऑफ द जूल का मैं पढ़ा था, W इक्वल टू यानी किया गया कार्य किसके बराबर होता है, VIT के बराबर होता है। तो हम ये करेंगे P इक्वल टू VI और T, ये हो गया, और ये अपॉन T ये आ गया। T से T काट दें तो P इक्वल टू क्या रह जाएगा, VI, यानी किसी कार्य करने की क्षमता जो होती है विभव और धारा के प्रोडक्ट गुणनफल के बराबर होती है। तो एक फॉर्मूला तुम्हारे ये आ गया। अगर इसमें हम चाहें तो V का मान भी चेंज करके एक और फॉर्मूला लगा सकते हैं कि वो न्यूमेरिकल करने में तुम्हें सहायक होंगे। और वो कैसे सहायक होंगे, यहाँ समझ लो। P इक्वल टू जो होगा V इक्वल टू, चूंकि V इक्वल टू होता है R और I, तो इसलिए ये P इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैंने P इक्वल टू क्या लिखा था, V और I लिखा था। अब ये B की वैल्यू लिख दी मैंने यहाँ पर ऊपर। अब ये B को यहाँ से हटा दें और V की जगह क्या लिख देंगे, RI, तो P इक्वल टू हो जाएगा RI, और ये वाला I तुम्हारा ऐसे के ऐसे ही आ गया। तो I का क्या हो गया, स्क्वायर, इसलिए P इक्वल टू RI स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला के आधार पर, ये तो तुम्हें मैंने बता दी, न्यूमेरिकल अगर आ जाता है तो मतलब उसमें हम गिनती के संग में मान देखते हैं क्या लिखा हुआ है, कौन सी यूनिट लिखी हुई है। अगर यहाँ R नहीं है, अगर रेजिस्टेंस यानी गिनती लिखी हुई के साथ, गिनती के साथ ओम शब्द अगर आ जाता है तो हम उसको क्या लेंगे, R का मान, I का मान दे दे। तो P का मान जो है इस फॉर्मूला से भी ज्ञात कर सकते हैं, और अगर विभवांतर देता है तो P इक्वल टू VI के फॉर्मूला से लिख सकते हैं। अब इसमें मैंने लिखा था ये जूल, यहाँ समझ लो जूल अपॉन सेकेंड, यानी मैंने क्या लिखा था, P इक्वल टू W अपॉन T। W का जो यूनिट है वो क्या है, जूल, यानी W जब भी निकालेंगे तो आंसर के संग जूल शब्द निकालेंगे, लिखेंगे, और T लिखाएंगे तो क्या लिखेंगे, सेकंड। यहाँ गौर से समझना, ये मैंने P इक्वल टू W अपॉन T लिखा है। W जो है किया गया कार्य है, और किया गया कार्य जो है वो जूल के बराबर हो, जूल लिखते हैं आंसर के संग, और T निकालते हैं तो उत्तर के संग क्या निकल सकते हैं, सेकंड। तो जूल अपॉन सेकंड इक्वल टू जो होता है, चूंकि जूल अपॉन सेकंड इक्वल टू होता है वाट के, यानी हम कभी भी P निकालेंगे तो उत्तर के संग हम क्या शब्द का इस्तेमाल करेंगे, वाट शब्द का इस्तेमाल करेंगे। और वाट जो है इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द पावर, वाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट
यूनिट ऑफ, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पावर। यानी अगर हम किसी की शक्ति निकालते हैं तो ये पावर जो निकालते हैं वो वाट जो है वो सबसे छोटी गिनती होती है। तो इसका मतलब है कि और भी मात्रक हो सकते हैं। तो और मात्रक के लिए हम क्या काम करेंगे, यहाँ लिखे दे रहे हैं वाट, किलोवाट, मेगावाट, हॉर्स पावर, एचपी, यानी ये भी होते हैं मात्रक। तो मैं लिख दे रहा हूँ अदर यूनिट्स, यहाँ क्या लिख दे रहा हूँ, अदर यूनिट्स। ये मतलब काम इसके हम P जब ज्ञात करते हैं तो उत्तर के संग क्या लिखेंगे, उत्तर के संग लिखेंगे हम वाट। वाट कब लिखते हैं, किलोवाट कब लिखते हैं, जब वजन किलोग्राम में दे देता है तो हम किलोवाट लिखते हैं। अदर यूनिट्स टू मेजर पावर, टू मेजर पावर, यानी शक्ति को नापने की अन्य इकाइयाँ, शक्ति मापन की अन्य इकाइयाँ, तो ये मैं मतलब लिख रहा हूँ यहाँ पर, यानी वाट तो सबसे छोटी हो गई। ऐसे ही 1 किलोवाट, 1 मेगावाट, 1 हॉर्स पावर, ये मैंने लिख दी सारी की सारी। ये भी मतलब किसकी हैं, जब किसी की शक्ति ज्ञात करते हैं तब ये। अब 1 किलोवाट में वाट कितने होते हैं यही लिखे दे रहा हूँ 1। ये 1 मेगावाट में 1 किलोवाट इंटू 1 किलोवाट तो 1000 वाट इंटू फिर 1000 वाट। अब 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, 446 वाट। अब यहाँ देखो, इसको हम जो है 10 टू दी पावर 3 भी लिख सकते हैं, 10 टू दी पावर 3 वाट। इसको क्या लिखेंगे, 0 गिन लो, 3 ये हैं, 3 ये हैं, 6 हो गए, तो इसको लिख सकते हैं 10 टू दी पावर 6 वाट। इसका ध्यान रखना, एक तुम्हारे जो लास्ट में चैप्टर है उसमें एक सवाल आया है, वहाँ हॉर्स पावर में दिया हुआ है इंजन की शक्ति को, तो कितनी होती है 746 वाट। यानी एक ध्यान रखना, एक हॉर्स पावर यानी अश्व शक्ति, एक अश्व शक्ति किसके बराबर होती है, 746 वाट के बराबर होती है। when 1 वाट, 1 वाट का मतलब 1 वाट, when 1 वाट पावर is used, एक तुम्हारा सवाल भी है किताब में, तो इसी बेस पे हल होगा। वहाँ पर मतलब वोल्टेज दिए हुए हैं और वाट दिए हुए हैं, इज यूज्ड फॉर 1 आवर, HOUR, then used energy, used energy 1 watt is 1 watt hour, is 1 watt आवर। यानी 1 वाट आवर की अगर तुमसे डेफिनेशन पूछ ले क्या है, तो इज यूज्ड फॉर 1 आवर, देन यूज्ड एनर्जी इज 1 आवर। अगर 1 वाट का कोई भी बल्ब है उसको 1 घंटे तक काम में लिया जाए तो हमारा जो शक्ति होगी वो 1 वाट आवर कहलाएगी। तो अब दूसरी बात देखो, कॉमर्शियल में अगर चलें,
यानी जैसे घरों के बिल आते हैं तो वो कैसे आते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, 1 वाट पावर जो है कब कहलाएगी। देखो P = 1 पावर वाट की तुमसे डेफिनेशन पूछे तो तुम क्या कहोगे, P = W/T। तो ये तो है एक, इसका आंसर हमें P = 1 लिखते हैं। अब P = 1 अगर लिखा है हमने तो W का मान भी 1 होने चाहिए, यानी 1 जूल वर्क हो और कितने में, 1 घंटे में या 1 सेकंड में, तो = क्या आ जाएगा, 1 वाट। वाट क्यों लगाया, क्योंकि इस P के संग में क्या लगता है, वाट लगता है। अब ये कॉमर्शियल अगर यूनिट अगर आ जाए तो क्या करेंगे। कॉमर्शियल का मतलब जैसे बड़े बड़े उद्योग धंधों के या घरों के जो बिल आते हैं पानी बिजली के, वो किस फॉर्मूला से ज्ञात करते हैं, द कॉमर्शियल यूनिट कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल इज किलोवाट आवर। इलेक्ट्रिकल इज किलो वाट आवर, यानी इसको वहाँ kWh लिखा होता है, इस kWh से ही हम घरों के बिल ज्ञात कर सकते हैं। और जो रेट भी सवाल आते हैं इसके न्यूमेरिकल दिए हुए आते हैं, अगर उसका यूनिट पर चार्ज दे दे, पर आवर या पर यूनिट चार्ज दे दे, तो उसका मल्टीप्लाई करके हम ज्ञात कर लेते हैं। एंड जनरली कॉल्ड यूनिट, यानी कितने यूनिट, 1 यूनिट, ये 1 यूनिट। अगर 1 यूनिट का बिल आए तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर 1000 वाट का बल्ब, यहाँ लिख दे रहा हूँ, 1 यूनिट का मतलब क्या होता है, 1 यूनिट। देखो ये जो होता है कॉमर्शियल जो यूनिट होते हैं वो इलेक्ट्रिकल, वो किलोवाट घंटे में मेजर किए जाते हैं। और उसको 1 यूनिट कब कहेंगे, मतलब जब 1000 वाट का बल्ब, अगर 1 यूनिट की तुमसे डेफिनेशन पूछता है तब बता देना, जब 1000 वाट का बल्ब 1 घंटे तक काम करता है, यानी यूज में लिया जाता है, 1 घंटे तक कार्य करता है, तो विद्युत व्यय 1 यूनिट होगा। विद्युत खर्च लिखो, खर्च 1 यूनिट होगा। तो तुमसे अगर 1 यूनिट की डेफिनेशन पूछे तो क्या लिखोगे, जब 1000 वाट का बल्ब जो है 1 घंटे तक लाइट देता है या 1 घंटे तक काम में लिया जाता है, और बल्ब ही नहीं, कोई भी युक्ति, यहाँ लिख दे रहा हूँ, कोई भी युक्ति या कोई भी इक्विपमेंट, चाहे वो इमर्सन रॉड हो, चाहे 500 वाट के 2 बल्ब हों, चाहे 100 वाट के 10 बल्ब हों, उनको 1 घंटे तक अगर काम लेंगे टोटल मिला के 1000 यूनिट हो जाने चाहिए। अगर 1000 यूनिट के बल्ब को 1 घंटे तक प्रकाशित करेंगे तो विद्युत खर्च या विद्युत व्यय जो आएगा वही हमारा 1 यूनिट कहलाएगा। 1 यूनिट का मतलब होता है कि 1000 वाट इंटू आवर। तो 1 यूनिट की अगर तुमसे परिभाषा पूछता है तो व्हेन द 1000 watt any equipment of the 1000 watt is used to in circuit, अगर 1 घंटे तक काम में लिया जाता है तो वही हमारी एक यूनिट की परिभाषा कहलाएगी। थैंक्स।